संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद के भारत में दिए हुए भाषणों में से एक माई प्लान ऑफ कैंपेन, इसका हम पाठ कर रहे थे और इसी सिलसिले में यह जो एक स्लाइड शो है वो हम देख रहे थे। ये स्लाइड शो ये कोलंबो टू अल्मोड़ा यानी कि भारत में जितने भी भाषण दिए हैं सबको मिला करके उसमें से कुछ मेन टॉपिक सिलेक्ट करके इस स्लाइड शो को बनाया गया है। तो ये जो फोर्थ स्लाइड है वो हम देख रहे थे। ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड भी देख लिया, ये थर्ड भी देख लिया और ये फोर्थ स्लाइड। तो ये फोर्थ स्लाइड में क्या टॉपिक है कि भारत है, यहाँ से ही जैसे कि प्रत्येक सिविलाइजेशन का अपना एक मिशन होता है, अपना एक पर्पस होता है, अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो अभी आज का अमेरिका आप देखिए कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत सारे फील्ड में इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज लेटेस्ट यदि देखे तो एआई टेक्नोलॉजीज, तो विच इज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। हालांकि देखिए कि आज के ग्लोबलाइज्ड युग में होता क्या है कि जो इंडिविजुअल रिसर्चर होते हैं वो बहुत सारे देशों से आते हैं। अभी जैसे कि एआई के फाउंडर्स जो कुछ कुछ लोग थे उसमें से जियोफ हिंटन ऐसा एक प्रोफेसर है, वो था कनाडा में, टोरंटो में। फिर ये जो एआई का जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के ऊपर में लिखा गया, इसका 2 ऑथर इंडियन है। तो क्या है कि अभी आज आप कोई भी कंपनी देखेंगे, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, रिसर्चर है, लीड साइंटिस्ट वगैरह है, पूरे वर्ल्ड में से वे लोग वहाँ पे जाते हैं और कार्य करते हैं। किंतु देखिए कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है। जैसे हमने कुछ दिनों पहले ईरान के इंजीनियर्स की बात की थी, जब ये ट्रम्प ना कि ऐसा किसी ने कहा कि ईरान से इंजीनियर मंगवाना बंद कर दो, इंपोर्ट करना बंद कर दो, तो वही सब टेक्नोलॉजी कंपनियां कहने लगी कि ईरान में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के इंजीनियर बहुत ही वो काबिल है, बहुत ही एफिशिएंट है, तो उनको तो लाना ही पड़ेगा, वरना फिर अमेरिकन कंपनियों की टेक्नोलॉजिकल एज कैसे बनी रहेगी। तो क्या है कि ये अमेरिका का खास करके ये, और देखिए कि कोई भी ये फ्रंटियर सिविलाइजेशन होती है। देखिए कि जगत में जब हम इतिहास का थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक फ्रंटियर सिविलाइजेशन है, एक वानगार्ड सिविलाइजेशन है। अब जैसे कि अब वेस्टर्न हिस्ट्री का ही स्टडी करें तो एक समय था कि ग्रीस था फ्रंटियर सिविलाइजेशन, ग्रीस था वानगार्ड सिविलाइजेशन। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ फिलोसॉफिकल, ये साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, तो उसने पूरे विश्व में उसने ये जो डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन हुआ। एट द सेम टाइम बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीक लोग ही यही सब कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में से जहाँ जहाँ पे भी टैलेंट है वे लोग ग्रीस जाएंगे और वहाँ पे जाके उनको एक मौका मिलता है टैलेंट को मैनिफेस्ट करने का, जो मौका उनको अपने जो घर जो होता है, अपना जो खुद का देश होता है, वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ग्रीस था वो फ्रंटियर सिविलाइजेशन और बाकी सब जो सिविलाइजेशन थी वो थी फॉलो अप सिविलाइजेशन, यानी कि ऑल्सो रनिंग। जैसे आप क्रिकेट टीम होती है ना, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, फिर उसमें 12th भी एक होता है। यदि 11 में से कोई इंजर हो जाएगा तो फिर ये 12th प्लेयर है उसका स्थान ले लेगा, किंतु जब तक कोई इंजर नहीं होता है तब तक वो 12th प्लेयर को बाहर में ही बैठा रहना है, पेविलियन में ही बैठे रहना है। तो क्या है कि इस तरह से जो एक फ्रंट लाइन पे साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज वगैरह जो फ्रंटियर जो है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन विस्डम, ह्यूमन अचीवमेंट की जो फ्रंट लाइन पे जो स्टेट होते हैं वे लोग फ्रंटियर सिविलाइजेशन या फ्रंटियर स्टेट होते हैं, जहाँ का। और ये फ्रंटियर स्टेट जो होते हैं
और जो बाकी के जो सब स्टेट है उन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? बात ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रंटियर स्टेट या फ्रंटियर सिविलाइजेशन है वहाँ के जो सिटीजन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं। अमेरिका का उदाहरण जग जाहिर है कि देखिए इतने सारे इंडियन H1B वीज़ा पे अमेरिका जाते हैं। तो बात ऐसा नहीं है कि अमेरिकन लोगों के भीतर में कोई माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है। हमेशा देखिए वो जो पिरामिड की हम बात कर रहे थे, कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, टॉप 10 टैलेंट जो है इस पिरामिड को आप देखेंगे, टॉप 10 टैलेंट वो हाईली इंटेलिजेंट रहेगा। उसके बाद में 30% आएंगे जो कि मीडियोकर इंटेलिजेंस माने इतना हाईली इंटेलिजेंट नहीं होंगे किंतु फिर भी काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। और यदि आईक्यू में बोले, हाइपोथेटिकल एक सिनारियो हम डिस्क्राइब करते हैं, टॉप 10% होंगे। जैसे हमको पता होगा एक नॉर्मल पर्सन का आईक्यू 100 होता है। यदि 100 से ज़्यादा आईक्यू है तो वो इंटेलिजेंट कहा जाता है। 110 120 प्लस आईक्यू है तो उसको जीनियस कहा जाता है। और 100 से कम आईक्यू है 90 80 70 तो फिर वो मेंटली रिटार्डेड की स्थिति में आ जाता है। तो आप देखिए कि कोई भी देश का ये पिरामिड देखेंगे, टॉप 10 जो होंगे वो जीनियस कैटेगरी के होंगे जिनका कि आईक्यू 120 130 प्लस होगा। इसके बाद में 30% ऐसे आएंगे जो कि 105 100 प्लस जिनका आईक्यू होगा। और फिर 30% ऐसे आएंगे कि जिनका होगा 100 आईक्यू। और फिर जो लास्ट बॉटम होगा कि 100 से कम आईक्यू होगा। तो ये जो पिरामिड है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल कहा, ऐसा कोई नंबर्स कोई फिक्स नहीं है, ना ही मैंने कहीं देखा है। किंतु जो मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाता है कि ये जो परसेंटेज डिवीजन जो आईक्यू के होते हैं, आईक्यू इज नॉट ए प्रॉपर मेजर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, किंतु फिर भी बात को सरल करने के लिए मैं आईक्यू के माध्यम से समझाता हूँ। तो ऐसा हम एक इमेजिन कर सकते हैं पिरामिड। और दिस पिरामिड या तो फिर ये जो प्रपोर्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोर्शन आईक्यू का, वो सभी देश में एक ही तरह का होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये इन 3 देशों को लीजिए और यहाँ पे अमेरिका को लीजिए, चाइना को लीजिए, या तो जापान है, ये कहाँ पे डिफरेंस आता है? वो देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो रॉ टैलेंट होता है उसको शेप कर सकते हैं। वरना देखिए आपने वो जमीन को खोद करके उसमें से हीरा निकाला, किंतु जब आपने पहली बार हीरा निकाला होगा तो वो कोयले जैसा ही होगा, काले पत्थर जैसा ही होगा। उसको तो आपको पूरा पॉलिश करके, शेप करके, डायमंड का वो शेप देना है। उसको जगह ये जो सूरत जो है ना, सूरत में ये डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, उसको फैसेट्स दिए जाते हैं जिससे कि ये ऑर्नामेंट्स में उसका यूज़ हो सके। तो जब तक आप उसको ऑर्नामेंट में लगाने के लिए शेप नहीं करेंगे, फैसेट्स नहीं देंगे, तब तक वो पत्थर की तरह ही पड़ा रहेगा। तो वैसे ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि मनुष्य को शेप करते हैं। मनुष्य की इंटेलिजेंस, उसकी ये जो इमोशंस है, उसकी कैपेबिलिटीज़ है, उसको शेप करते हैं। बोल करके फिर वो मनुष्य जो है वो सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनता है। वरना देखिए कि जिस जिस देशों में ये इंस्टीट्यूशंस टूट गए हैं या तो फिर ये इंस्टीट्यूशंस जो है परवर्टेड हो गए हैं, वो उनके भीतर में एक तरह का राक्षसीपन प्रवेश कर गया है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ की जो टैलेंट होगी वो बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। ये जितने भी टेररिस्ट है, आप देखेंगे कि टेररिस्ट होने के लिए आपको जो नॉर्मल आईक्यू है उससे तो ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरे का काम है। बहुत ही आपको अपने को बचा करके, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके बच करके रहना है। कोई बहुत बड़े जो अभी जैसे भारत में तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह से ये लोग अटैक करते हैं। किंतु क्या है कि उनका ये जो इंटेलिजेंस है वो पूरा ट्विस्टेड हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं मिले जो कि उनको शेप करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। तो देखिए कि यह इंटेलिजेंस
पिरामिड जो है, आईक्यू पिरामिड हम इसको कहेंगे, हाइपोथेटिकल आईक्यू पिरामिड, तो सभी देशों में एक ही प्रपोर्शन से चलता है। बस वही बात है कि जिस देश के इंस्टीट्यूशंस पावरफुल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ऑनेस्ट और वर्किंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो देश या वो सिविलाइजेशन फ्रंटियर सिविलाइजेशन के रूप में वो डेवलप होती है। और ये जितनी भी फ्रंटियर सिविलाइजेशंस होती है, वहाँ पे पूरे विश्व से ये टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं ये लोग, और वे लोग का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उन लोगों का जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आज के ये जो अपना ये जो मॉडर्न अभी ये जो आजकल के जो पिछले 50-100 साल का है समय, पिछले 150 साल का, स्वामी जी जब से अमेरिका गए हैं, अमेरिका इज़ ए फ्रंटियर नेशन, तो वहाँ पे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो है वो इतने इफ़ेक्टिवली काम करते हैं कि वे लोग टैलेंट को नर्चर कर पाते हैं। कहीं 150 नोबेल प्राइज़ न कि इतना अमेरिका को मिले हैं। उसमें से बहुत सारे तो एक्चुअली जो नोबेल प्राइज़ विनर होते हैं, दे आर द सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के हैं, फिर वहाँ पे आकर के रिसर्च करके करके रह गए, ग्रीन कार्ड लिया, सिटीजनशिप ले लिया और फिर वहीं के निवासी हो गए। तो क्या है कि वे लोग अभी जैसे कि इंडिया के अब्दुल सलाम, जैसे कि हमने एक बार उसके बारे में बात की थी, वो अब पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट है, किंतु प्रॉब्लम क्या है कि वो अहमदिया है। अभी अहमदिया को वे लोग प्रॉपर मुस्लिम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी कि इतना हाईली टैलेंटेड साइंटिस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान में उसके प्रति किसी का गर्व नहीं है कि हाँ ये अपना साइंटिस्ट है और इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। किसी को उसके प्रति गर्व नहीं है, सभी लोग उसको धिक्कारेंगे। तो क्या है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन से पूरे करप्ट हो गए हैं, मनुष्य मनुष्य को आपस में लड़वाते हैं, टेररिज्म वहाँ पे पनपता है। वो जो हिलेरी क्लिंटन वहाँ पे गई थी पाकिस्तान में, और वो वहाँ पे सबके सामने बोल रही है, यदि आप अपने पड़ोसी के घर में फेंकने के लिए सांपों को पालेंगे अपने बैकयार्ड में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही सांप आप ही को डस लेगा। तो देखिए कि पाकिस्तान ने अपना जो बैकयार्ड है, अपना जो आंगन है, उसमें सांपों को उसने पाला है, अभी वही सांप उसको डस रहे हैं। तो क्या है कि जब इंस्टीट्यूशंस करप्ट हो जाते हैं तो पूरा देश भीतर से करप्ट कर देते हैं, वे लोग देश को भीतर से खा जाते हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, देखिए एक जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस कार्य, जापान का एक एग्जाम्पल है, जर्मनी का एक एग्जाम्पल है, आजकल देखिए कि चाइना में भी इंस्टीट्यूशन से काफ़ी अच्छे से कार्य करते हैं। बोल करके अभी ये जो एआई में चाइना इतना आगे बढ़ गया है, मतलब अमेरिका से सिर्फ एक ही स्टेप पीछे में है, वो इतना डेवलपमेंट उन्होंने आज कर लिया है। वो जो मैं एआई का वो जो रैंकिंग देखता रहता हूँ, लीडर बोर्ड जिसको कहते हैं, तो अभी ये जैसे कि ये कोडिंग लीडर बोर्ड, फिर ये टेक्स्ट टू इमेज लीडर बोर्ड, इमेज जनरेशन लीडर बोर्ड, ये एलएलएम लीडर बोर्ड, तो मैं देखता हूँ कि ये जो चाइना के जो मॉडल है वो मुश्किल से 2 या 3 स्टेप पीछे होते हैं अमेरिकन मॉडल से, और वो भी ओपन सोर्स होते हैं, और कोई कोई केस में तो नंबर 1 भी बन जाते हैं। तो देखिए कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अच्छे से कार्य करते हैं, वो देश जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। इसीलिए स्वामी जी का ये जो की इंसाइट है, स्वामी जी जब अमेरिका गए थे तो वो एक लेडी को कह रहे हैं कि आई हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव ए टेम्पटेशन, मेरे जीवन में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी प्रलोभन में पड़ा हूँ। तो वो लेडी वो मजाक करके कहती है स्वामी जी को, वो कौन है वो लड़की जिसके प्रलोभन में आप पड़े हैं? तो स्वामी जी कहते हैं वो कोई औरत नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, इट इज़ इंस्टीट्यूशंस। जिस तरह से ये वेस्टर्न कंट्रीज इंस्टीट्यूशनलाइज होकर के कार्य करते हैं, एकजुट होकर के इकट्ठा होकर कार्य करते हैं, स्वामी जी कहते हैं भारत में देखिए आप यदि 3 लोगों को साथ में लाएंगे तो तीनों का 3 अलग डायरेक्शन में दिमाग जाएगा, तीनों एक तीसरे के साथ में झगड़ा करेंगे, और आखिर में वेर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इतना बढ़ जाएगा
कि तीनों बिखर जाएंगे। 2-3 लोगों को आप इकट्ठा नहीं ला सकते, तो पूरे ये 150, उस समय तो एटलीस्ट 30 करोड़ के आसपास की जनसंख्या होगी। 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या तो इंडिपेंडेंस के टाइम थी। आई थिंक स्वामी जी के समय में 20 या 15 करोड़ होगा, अंदाज करके कह रहा हूँ। तो इतने जो करोड़ करोड़ भारतवासी है, किस तरह से इकट्ठा होंगे? ये जितने भी राजा है अपने को एक महाराजा समझता है, अपने को एक चक्रवर्ती सम्राट समझता है। एक एक छोटा सा गांव है, गांव में ना ही कोई प्रोडक्ट है, ना ही गांव वासियों को कोई नॉलेज है, ना ही एजुकेशन सिस्टम है, ना ही प्रॉपर आर्मी है, और वो सपना देखता है सभी जितने भी उसके दूसरे राजा है उनके ऊपर में ज़्यादा उसका ये प्रभाव विस्तारित करने का। तो ये कहाँ से देश इकट्ठा होगा? तो स्वामी जी के हृदय में यह बात सब समय ये मैंने चर्निंग हो रहा था कि किस तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे जो कि जितनी ही जो टॉप टैलेंट है, ये जो हमारा जो आईक्यू पिरामिड के जो टॉप लेयर को देखिए कि 120 130 प्लस जिसका आईक्यू होता है, तो इस तरह के टॉप लेवल आईक्यू को अट्रैक्ट करे और उनको धर्म के रास्ते पे उनको रीडायरेक्ट करे, और फिर जब उनका कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है तो ऐसी टैलेंट को लेकर के एक साथ में ला करके लोक कल्याण का, जन सेवा का कार्य करे। सो दैट वाज स्वामी जी's ड्रीम। अभी देखिए कि माने ये इंस्टीट्यूशन और ये माने ये लगता है कि स्वामी जी का जो फंडामेंटल आइडिया, अभी देखिए कि एक चीज के आज के भारत में यह कहाँ तक ये सफल हुआ है स्वामी जी का ड्रीम। मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ, ऑफ कोर्स दीज आर अर्ली डेज। चर्च जो था, चर्च का इंस्टीट्यूशन कहो न कि ये बुद्धिस्ट धम्म कहो, वह जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको फैलने में, माने एक प्रॉपर शेप लेने में हजारों साल लगे हैं, माने उससे कम में तो होगा ही नहीं। और हमारा मूवमेंट तो अभी बिल्कुल नया है, 150 साल न कि अब बेलूर मठ, अब ठाकुर की जन्म तिथि से यदि देखे तो 200 साल, ये 2036 यानी कि आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल के बाद में 200 साल हमको कंप्लीट होंगे। तो 200 साल के हिसाब से हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो कोई बुरा नहीं है। जीसस का नाम पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए 400 साल लगे थे। जीसस के जन्म के 400 साल बाद ऐसा हुआ था कि जीसस का नाम पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर पाया था, इस अर्थ में कि पूरी पृथ्वी के जितने भी देश है वहाँ पे जीसस का नाम प्रचार करते करते 400 साल लगे थे। तो किंतु ये रामकृष्ण रूपी एक ऐसी महासत्ता का उदय हुआ है, स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर की महासमाधि के 10 साल के भीतर में इस महासत्ता ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया है। स्वामी जी ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था और यूरोप अमेरिका में ठाकुर के नाम का प्रचार किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्वामी जी कहते हैं कि 10 ही साल में हमने ठाकुर के नाम ने पृथ्वी का भ्रमण कर लिया। किंतु यहाँ पे देखिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। आज यदि हम आज से 2000 साल पहले यदि ठाकुर का जन्म होता तो फिर क्या है कि उतने ही टाइम लगता जितना कि बाकी सब धर्मों को उस समय लगा था। तो वो एक एज के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब चलता है। किंतु यदि हम इस तरह से देखें तो हमको बहुत बार, अभी जैसे हमारा रिसेंट डिस्कशन हो रहा था कि 200 साल हो गए हैं ठाकुर के जन्म को, किंतु भारत का प्रगति देख करके हमको संतोष नहीं होता। एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट जैसा हमको लगता है, खास करके जब हम अपने को चाइना के साथ में कंपेयर करते हैं। और किसी के साथ में कंपेयर करने से ऐसा दुख नहीं होगा। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये सब कंट्रीज क्या है कि फ्रंट लाइन पे काफ़ी लंबा समय रह चुके हैं। ये मिडल ईस्ट के कंट्री है, उनके पास में एक अनफेयर एडवांटेज है, उनके पास में ये पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है जो कि उनको एक अनफेयर एडवांटेज देते हैं। तो चलो उनके साथ में भी अपना कंपैरिजन करने का कोई बनता नहीं है। ये जो साउथ एशिया के जितने कंट्री है उसमें तो हम कंफर्टेबली आगे हैं। हमारे जितने नेबर है, हमारे जितने पड़ोसी है, सब करप्शन में डूबे हुए हैं, सबके इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो चुके हैं। तो उससे हमको अच्छा ही लगता है जब अपने
पड़ोसियों के साथ में अपने को कंपेयर करते हैं, एक गर्व भी महसूस होता है कि चलो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी इंटैक्ट है, अपना इकोनॉमी फिर भी 5-6% के हिसाब से रेगुलरली वो डेवलप हो रहा है वगैरह वगैरह। और यदि हम ये सिंगापुर वगैरह जो एशियन टाइगर को देखते हैं तो भी इतना दुख नहीं होता। क्यों? रीज़न क्या है कि इंडिया है आज 150 करोड़ का कंट्री, और आज से 80s में ये इकोनॉमिकल मिरेकल हुआ था, तो ये एशियन टाइगर्स का उस समय अपना पॉपुलेशन एटलीस्ट 80 करोड़ के आसपास तो था ही था। तो कहाँ हमारा 80-90 करोड़ का पॉपुलेशन, और कहाँ ये छोटे मोटे ये देश, ये साउथ कोरिया है उसका पॉपुलेशन ये अपने मुझे नहीं लगता 3-4 करोड़ से ज़्यादा हो। ये जापान है उसका पॉपुलेशन नहीं, अपना एक एक स्टेट जो है इंडिया का उससे कम पॉपुलेशन वाले ये सब कंट्री है एशियन टाइगर, जो कि 80s में जहाँ पे इकोनॉमिक मिरेकल हुआ था। सिंगापुर तो इतना सा ही है, ताइवान इतना सा ही है, जापान भी छोटा है, साउथ कोरिया भी छोटा है। तो क्या है कि उनको देख करके भी कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता, वो छोटे छोटे कंट्री है और वहाँ पे आप इकोनॉमिक जो ये, और दूसरा क्या है पॉपुलेशन होमोजेनस है। अपने भारत की तरह ये 1000 लैंग्वेज, 1000 जाति, 1000 रिलीजन, 1000 स्टेट ऐसा बटा हुआ नहीं है, होमोजेनस पॉपुलेशन है। तो इस तरह से वो वहाँ पे काफ़ी कुछ एडवांटेजेस है बोल करके उनको कंपेयर, उनके साथ में कंपेयर करके भी दुख नहीं होता। दुख कब होता है? जब हम अपने को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि यही चाइना और यही भारत, ये भारत इंडिपेंडेंट हुआ 1947 और चाइना में ये जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश हुई उसके 1-2 साल के बाद में, मोस्ट प्रोबेबली 49-50 के आसपास में। तो हम दोनों के पास में भारत इंडिपेंडेंट हुआ, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, एक साथ में ही हुआ है, और अप टू 1980 1980 तक दोनों का इकोनॉमी पैरेलल ही चला है। आप कह सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी शायद चाइना से अच्छा ही होगा, किंतु फिर 1980 में वो जो देंग श्याओपिंग वहाँ का वो जो एक निकला बहुत ही बुद्धिमान आदमी, बहुत ही महान लीडर, उसने जब चाइना को ये इकोनॉमिक मिरेकल के रास्ते पे जब लेके गया, जिस तरह से उसने अमेरिका के साथ में ये स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, हम लोग ये सेक्युलरिज्म, ये सोशलिज्म, वो सब पागलपन में जब पड़े रहे, और उसने बड़ा शांति से अमेरिका के साथ में अलायंस करके ये WTO में एंट्री ले लिया। WTO में एंट्री तो बाद में मिला, किंतु वो जो बेसिक रिफॉर्म्स है उसने पहले से ही स्टार्ट कर दिए। उसको पता चल गया कि सोवियत यूनियन जो है वो किसी काम का नहीं है, अमेरिका के साथ में फ्रेंडशिप करो। जबकि इंडिया में पता नहीं ये सोवियत यूनियन और ये बाद में रशिया, उसके साथ में हमारा पता नहीं किस तरह का आकर्षण है, और अमेरिका के साथ में हमारे ये जो लीडर लोग हैं किस तरह का एक द्वेष रखते हैं। अमेरिका के साथ में अलायंस किया नहीं, झूठ मूठ का ये सोवियत यूनियन और बाद में रशिया को लेके पड़े रहे, बोल करके ही सोवियत यूनियन भी डूबा और साथ में इंडिया का इकोनॉमी भी डूबने लगा। जबकि चाइना ने बड़ा बुद्धि लगा करके अमेरिका के साथ में अलायंस किया, और फिर और बाद में जो हुआ आज तो जग जाहिर है कि उनका इकोनॉमी 1980s के बाद में कितना डेवलप हुआ है। ऑलमोस्ट 10% पर एनम के हिसाब से 10 ईयर्स न कि इससे ज़्यादा उनका इकोनॉमी डेवलप हुआ है। अभी ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, हजार प्रॉब्लम है, और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होने की वजह से और भी वहाँ पे सफरिंग ज़्यादा है। किंतु एक जस्ट आप नेशनल पावर या नेशनल प्रेस्टीज की दृष्टि से आप देखिए कि कहाँ आज चाइना है और कहाँ इंडिया है। तो क्या है कि उनको देख करके फिर हमको दुख होता है, और फिर हम ये जो जितना भी सीखते हैं स्वामी जी के बारे में या तो फिर भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में, हमको फिर संदेह होने लगता है कि ये जो भारतीय ऋषि मुनियों ने 1000 साल तक तो इंडिया को डुबा के रखा, तो ये ठाकुर माँ स्वामी जी को फॉलो करके क्या दूसरे 1000 साल तक हम डूबे रहेंगे कि नहीं, माने डूबे रहेंगे कि क्या, माने ये संदेह हो जाता है। क्योंकि ये पावर जो है भारत में उपनिषद की शक्ति है थी पहले, अब फिर गीता की शक्ति थी, श्रीमद् भगवत गीता की, अद्वैत वेदांत की शक्ति, न कि अभी स्वामी विवेकानंद, माने मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, अभी जैसे कि स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स में देखने को मिलता है। ये जो पावर जो है वो नेशनल लाइफ में या तो फिर ये नेशनल लेवल पे कभी हमको फलीभूत हुए ही नहीं है। ऐसा एक भी देश
एक भी समय नहीं है कि जब इंडिया का जो माने स्टेट पावर जो है इतना स्ट्रोंग था कि जिससे कि सब लोग डरते थे। पिछले 1000 साल में तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वही हमको ये डर लगता है कि जब स्वामी जी ये कहते हैं कि भारत का जो मिशन है वो है लाइट स्पिरिचुअल, जो पॉलिटिकल ग्रेटनेस और मिलिट्री पावर इज नेवर द मिशन ऑफ अवर रेस। जहाँ यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि पॉलिटिकल ग्रेटनेस या तो मिलिट्री पावर भारत का मिशन कभी नहीं रहा, बट देयर हैज बीन द अदर मिशन गिवन टू अस विच इज टू कंजर्व ऑल द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द रेस। किंतु हमको और एक मिशन सुपुर्द किया गया है जो कि है कि हमारे देश की, हमारी प्रजा की संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को एकीकृत करना, एकीभूत करना, एंड दैट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी इज टू पोर फोर्थ इन अ डिल्यूज ऑन द वर्ल्ड। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, ये एकीभूत शक्ति है, वो जैसे कि महाप्रचंड तरंग की तरह पूरे जगत में छा जाएगी। और ये इसको इलुस्ट्रेट करने के लिए देखिए एआई ने ड्राइंग भी इतना सुंदर किया है। तो दिस अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हमको ये प्रश्न अवश्य होता है कि पहले भी तो अपने पास में ये उपनिषदों की शक्ति थी, माँ भई ही यह जो था क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्वई उपपद्यते। तो यह सब तो पहले से ही कहा गया था। तो फिर भी 1000 साल की गुलामी आन पड़ी और आज भी हम ये पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर को छोड़ करके यह जो आध्यात्मिक पावर की एक अंधी दौड़ के आध्यात्मिक पावर के पीछे में जो पड़े हैं, क्या फिर से 1000 साल की गुलामी तो नहीं आ जाएगी? तो क्या करेंगे? मैंने यदि आ गई तो ये प्रश्न जो है हमारे मन में होता है और इस प्रश्न का कोई सहज उत्तर नहीं है। देखिए हम सबका ये कर्तव्य है कि यह जो स्वामी जी की भविष्यवाणी कहो कि स्वामी जी का विजन कहो कि या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, स्वामी जी ने देखा है, तो उसको चरितार्थ करने में हम लग जाए, काम में लग जाए, रेदर देन की बैठ करके स्पेक्युलेट करे, रेदर देन की बैठ करके अपने नसीब को कोसे कि कहाँ ऐसे देश में जन्म ले लिया जहाँ पे ये सब ये जो भूखे नंगे बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, वो जो चिरूट पीते रहते हैं, ये वो जो भांग पीते रहते हैं और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली बातें करते रहते हैं। वो अपने को भी बचा नहीं सकते, अपने भाई बांधवों को भी बचा नहीं सकते। इस तरह के किस तरह के फकीरों के देश में मैंने जन्म ले लिया, ऐसा बोल कर के हम अपने नसीब को कोस भी सकते हैं। और या तो फिर जो हम कर सकते हैं, स्वामी जी का ये जो आत्मश्रद्धा और दिव्य शांति को फैलाने का मैसेज है, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो है वो कोई सामान्य धार्मिक संस्था नहीं है। अब मैं जैसे राजकोट में था तो ये स्वामी नारायण का बड़ा प्रचार है। स्वामी नारायण एक बहुत बड़ी धार्मिक संस्था है, बड़ा सुंदर कार्य करती है। वहाँ के मंदिरों में आप जाएंगे तो बड़े बड़े भव्य मंदिर होंगे, बड़ी ही मने इलेबोरेट पूजा पद्धतियाँ वहाँ पे चलती है। वहाँ पे बड़ी मने बहुत सारे भक्त इकट्ठा होते हैं। फिर वहाँ पे वो जैसे कि महिला मंडल है, स्त्रियों का ग्रुप, तो वे लोग मिलकर के सब एक्टिविटी करेंगे। बाल संस्कार वर्ग चलते हैं, बाल विकास वर्ग, इतने हजारों लड़के आएंगे। फिर उनको माँ पिताजी के चरण स्पर्श करने की शिक्षा देते हैं, फिर उनको विनय विनम्रता सिखाते हैं, जब ध्यान पूजा पद्धतियाँ सिखाते हैं। इतना सुंदर कार्य चलता है स्वामीनारायण का, सही में वे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। किंतु देखिए कि रामकृष्ण, और फिर क्या है पता है, गुजरात के कुछ कुछ साधुओं के मन में ऐसा आ गया है कि हमको ये स्वामीनारायण हमारा मॉडल है, हमको स्वामीनारायण को फॉलो करना है, उनकी तरह बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं, उनकी तरह बड़ी बड़ी पूजाएं करनी है, उनकी तरह बड़े बड़े उत्सवों का पालन करना है, उनकी तरह हजारों भक्तों को इकट्ठा करना है, उनकी तरह ये तीर्थ यात्राएं करवानी है। हमको पूरा अभी स्वामीनारायण को फॉलो करना है, क्योंकि एक समय था जबकि भारत गरीब था तो हमको रिलीफ एक्टिविटी करने की ज़रूरत थी। भारत में एजुकेशन सिस्टम नहीं थी बोल करके हमको स्कूल चलाने की ज़रूरत थी। भारत में ये हेल्थ सिस्टम कार्य नहीं कर रही थी बोल करके हमको ये हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी वगैरह
चलाने की ज़रूरत थी। किंतु अभी क्या है कि भारत में, खास करके गुजरात की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है उससे, कि वहाँ पे इनफ प्रॉस्पेरिटी है कि आपको एक नई स्कूल चलाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हज़ारों स्कूलें हैं। कोई नई चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हज़ारों चैरिटेबल डिस्पेंसरीज है। कोई नया ये जो अन्नव्रत चालू करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हज़ारों अन्नव्रत सदाव्रत है। अभी बस कल्चरल एक्टिविटीज़ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ करते जाइए, भक्तों को इकट्ठा करते जाइए। तो यह एक मेंटालिटी मैंने वहाँ पे देखी है, और सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, बहुत सारी जगह पे अपने ही ऑर्डर में ऐसे सीनियर साधुओं को भी बोलते सुना है कि अभी वो जो रिलीफ एक्टिविटी या तो सर्विस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं रही, वी आर प्रॉस्पेरस इनफ, अभी हमको करना है ये कल्चरल एक्टिविटीज़, ये यंग लड़कों के साथ में काम करना है, यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करना है, यंग जनरेशन जो है उनको आध्यात्मिकता के पाठ पढ़ाने हैं। तो आप यह सब कीजिए, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। मैं खुद काफ़ी कल्चरल एक्टिविटी में वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। किंतु मेरा जो बात कहना है, देखिए कि रामकृष्ण मिशन जो है, ना ही स्वामीनारायण है, ना ही ये जैसे अरुणाचलम या जो यहाँ पे जो इन रमण महर्षि के जो फॉलोवर्स है, उनकी तरह ना ही कोई फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इन द सेंस के हम ये रिलीजियस पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिस इज अ मिशन स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद, एंड द सोल पर्पस, और लेट मी से कोर पर्पस ऑफ रामकृष्ण मिशन is to build up institutions which will act as a scaffolding, still scaffolding, which will prop up entire country. जो रामकृष्ण मिशन का जो असली उद्देश्य है, वो एक तरह का स्टील का स्केलेटन खड़ा करना है, जो कि इस पूरे देश को अपने कंधे पे उठा करके चले। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो हमारा असली मिशन है, वो हमारा असली कंट्रीब्यूशन है। आप पूछेंगे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, या मैं अपने कमरे में बैठ के 10 बार जोर जोर से इंस्टीट्यूशन बोल के चिल्लाऊंगा तो क्या इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? देखिए कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे हमारा एक साइड इंस्टीट्यूट, अब जैसे कि अपना एक कोर इंस्टीट्यूशन है मोनेस्टिसिज्म, इसके बाद में अभी भारत में कौन से फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है? तो एक है एजुकेशन सिस्टम। तो अपना एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि भले ही चाहे कम स्टूडेंट्स को वो केटर करता हो, भले ही हमारे स्टूडेंट कम हो, किंतु वो एक मैप खड़ा, एक आदर्श खड़ा करे कि हाँ, कि जो भी स्कूल कोई नया आदमी चालू करना चाहता है तो आकर के देख करके सीखेगा कि हाँ, रामकृष्ण मिशन की जो स्कूल है वो आइडियल स्कूल है। यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है, यहाँ पे जो एजुकेशन फिलोसॉफी है, यहाँ की जो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट को तैयार किया जाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सब तरह से, विच इज़ एन आइडियल। तो एक एजुकेशन आइडियल हमको एस्टैब्लिश करना है, और इस एजुकेशन आइडियल के आसपास में एक एजुकेशन सिस्टम बिठानी है। भले ही चाहे कम स्टूडेंट हो, किंतु बहुत ही एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, पावरफुली ये सिस्टम काम करे, और उसको देख करके बाकी सब लोग इससे सीखे कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम हो तो रामकृष्ण मिशन जैसी हो। तो ये हो गया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इसी तरह से एक हेल्थ सिस्टम है। तो एक हेल्थ की एक आरोग्य सिर्फ ये नहीं है कि आप एक ऑर्थोपेडिक को लाके बिठा दीजिए, एक आप MBBS को MD को लाके बिठा दीजिए, नहीं। हेल्थ की एक पूरी फिलोसॉफी है। आरोग्य है जो माइंड एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, मन में जब विकार प्रकट होते हैं तो उसी की वजह से शरीर पे उसकी असर होती है। तो ये जो आयुर्वेद का जो पूरा शास्त्र है कि किस तरह से माइंड बॉडी कनेक्टेड है, और किस तरह से ये जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है, आयुर्वेद हो न कि ये फिर ये यौगिक जो सब पंचकरण, ये जो है ना वो पंचक्रिया न कि ऐसा जो भी कहते हैं। तो यह जो मेथड्स है, बिना किसी ये केमिकल को भीतर में डाले हुए, बिना किसी सर्जरी के, किस तरह से लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका आरोग्य जो है
वो स्वस्थ रहेगा। वो सब सिस्टम्स जो है माने इवन कंप्यूटर साइंस है, इवन मैथमेटिक्स है। देखिए अपने महान महाराज जो है वो TIFR में रिसर्च कर रहे हैं। ये जो विदेश में आप देखिए, ये जो ऑक्सफोर्ड वगैरह क्या था, वो तो क्रिश्चियन सेमिनरीज थी, बाद में तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हुई। ये न्यूटन कौन था? न्यूटन तो वहाँ पे वो एक एज ए प्रीचर का वो ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, उसमें से उसने ये फिजिक्स है, इसके फंडामेंटल ग्रेविटी के लॉस खोज निकाले। तो क्या है, जो फ्रंटियर जो साइंस है, वो चाहे AI हो, न कि चाहे मैथमेटिक्स हो, न कि चाहे फिजिक्स हो, न कि चाहे एजुकेशन हो, न कि चाहे आरोग्य हो, माने हेल्थ सिर्फ नहीं, आरोग्य संस्कृत वर्ड, माने उसके बारे में कहा जाता है हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज, हेल्थ इज द हैप्पीनेस ऑफ आवर बॉडी, विच इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। कि माने मेरे देह में रोग नहीं है, इसका माने मेरा हेल्थी होने का क्या अर्थ है? मेरे देह में रोग नहीं है बोल के मैं हेल्थी हूँ? नहीं, अपना जो बॉडी है वो एकदम लाइट महसूस होना चाहिए, हम फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस हमको महसूस होनी चाहिए, तभी तो कहेंगे कि हम लोग हेल्दी है। तो आरोग्य है, ये जितने भी फील्ड है वहाँ पे फ्रंट लाइन रिसर्च होता हो, वो फ्रंट लाइन रिसर्च के आसपास में एक सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशन बने हो, और वो सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस बिकम एन आइडियल, जो कि बाकी जितने भी आरोग्य हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है वे लोग सीखे कि हाँ, रामकृष्ण मिशन जिस तरह से कार्य कर रहा है उसको हमको फॉलो करना है। ये TIFR जैसा अपना अभी जैसे अपना मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है विवेकानंद यूनिवर्सिटी में, बेलूर मठ में, स्वामी जी का ड्रीम था कि मैं बेलूर मठ को एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ। यहाँ पे एक वेद विद्यालय रहेगा कि जहाँ पे भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, संस्कृत भाषा है, उसमें फंडामेंटल रिसर्च होगा। और जितनी भी ये लुप्त ब्रांचेस है, वेद की कितनी ब्रांचेस है जो कि लुप्त हो चुकी है आज। वो ठाकुर की वो जो फेमस कहानी है, ठाकुर कहते हैं कि वेद में एक होमा पंखी की कहानी आती है कि एक ऐसा पंखी जो कि सतत हवा में उड़ता है, फिर वो वहाँ से उसका अंडा प्रकट होता है, तो अंडा जमीन पे गिरता जाता है, किंतु गिरते गिरते ही अंडे में से बच्चा प्रकट होता है। फिर बच्चा जैसे ही देखता है कि जमीन पे गिरूंगा तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो सीधा वो वहाँ से हवा में उड़ना शुरू कर देता है। तो फिर कोई कोई पूछता है कि महाराज हमने तो वेद में देखा, इस तरह की होमा पंखी की कहानी नहीं है। तो फिर सीनियर साधु आपको उत्तर देंगे कि देखिए, वेद की तो बहुत सारी शाखा प्रशाखाएं थी जो कि बहुत सारी लुप्त हो चुकी है इस्लामिक आक्रमण के दरमियान। तो फिर ये लुप्त हुई, अभी जो लुप्त हो गया है उसको रिजरेक्ट करना, फिर से खोज निकालना संभव है नहीं है, पता नहीं, किंतु ऐसा तो कुछ करो कि जैसे जो बचा है वो भी हाथ से न चला जाए। यानी कि देखिए, जिस रेनेसा जिसको कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, रेनेसा का क्या अर्थ है? रीबर्थ ऑफ लर्निंग। वहाँ पे भी एक अंधेरा युग, डार्क एजिस चल रहा था यूरोप में, और इस्लामिक सिविलाइजेशन उस समय काफ़ी वो मने कल्चरली साइंटिफिकली एडवांस थी। किंतु जैसे ही यूरोप में रेनेसा प्रारंभ हुआ, एक के बाद एक यूनिवर्सिटी ने जो ग्रीक के समय का, रोम के समय का जो लिटरेचर, साइंस वगैरह को, फिलोसॉफी को स्टडी करना और उसके ऊपर में फर्दर डेवलप करना प्रारंभ किया, तो वहाँ से ही तो यूरोप की ये जो करंट आज की मॉडर्न प्रोस्पेरिटी है उसका फाउंडेशन ही ये रेनेसा से स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए कि ग्रीक विद्या का पुनरुद्धार करके यूरोप और अमेरिका आज इतना एडवांस हुए हैं, तो अपनी जो संस्कृत विद्याएं हैं उसका यदि हम पुनरुद्धार करें तो भारत आज, भविष्य का भारत कितना एडवांस नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी दो तरह के, माने एक दूसरे तरह के लोग होते हैं। कोई मुझे कहता है, कोई साधु ही मुझे कहते हैं, अच्छा तुमको पता है हमारे पास में पुष्पक विमान था। मैंने कहा महाराज देखिए, वो पुष्पक विमान था नहीं था इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, किंतु ऐसा ना हो जाए कि पुष्पक विमान के चलते चलते ये जो मॉडर्न एरोडायनेमिक्स टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न जो एरोनॉटिक्स है, एरोडायनेमिक्स है, एविएशन टेक्नोलॉजीज है, उसको कभी हम न भूल जाए, ऐसा पागलपन न हो जाए कभी। तो क्या है कि ये बात भी ख्याल में रखनी है। कोई अब जैसे कि कुछ मैंने देखे हैं इस तरह के तथाकथित रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को आप मिलेंगे तो बोलेंगे हमारे पास ब्रह्मास्त्र था, फिर ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी थी, फिर ये प्लास्टिक सर्जरी थी। अच्छा है, होगा नहीं होगा, था नहीं था, पता नहीं, वर्तमान में तो नहीं दिख रहा,
किंतु साथ साथ में ही वे लोग ऐसा बोलना शुरू कर देते विदेश से जो आया है उसको छोड़ देना है। तब मुझे बड़ा डर लग जाता है, अरे भैया माने माया मिली ना राम, ऐसा ना हो जाए। माने अपना पुराना जो था लुप्त हो चुका वो तो अभी वापस आया नहीं है, और विदेश से जो मेहनत करके हम लाए हैं हमारे इंजीनियर आईआईटी के, आईआईएससी के, आईआईएम के, वो जो मेहनत करके जो कुछ लाए हैं उसको कहीं भगा ना दे, तो फिर वही वो 1000 साल वाली गुलामी कहीं फिर से ना आ जाए। वो एक मुझे बड़ा डर लगता है। ये ट्रेडिशनलिस्ट है, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उन लोगों की बातें सुन करके। ये एक पूरा देखिए, स्वामी जी के पास में एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। टेक द बेस्ट ऑफ द ईस्ट, टेक द बेस्ट ऑफ द वेस्ट एंड कंबाइन इट टू क्रिएट ए न्यू मॉडर्न पावरफुल सिविलाइजेशन। इसमें अभी नहीं समझने वाली बात क्या है, कोई कोई पागल होते हैं वेस्ट का ही सब अच्छा है, इंडिया का सब गलत है, और उससे रिवर्स टाइप के पगले होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न लर्निंग को भगाओ और सब स्वदेशी अपनाओ। ये अंधे स्वदेशी भक्त है, ये अंधे वेस्टर्न भक्त है, ये दोनों गलत है। स्वामी जी को समझिए, देखिए कि किस तरह से भारत के पुनरुद्धार का, पुनरुत्थान का स्वामी जी संदेश देते हैं। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी। जब स्वामी जी यह कहते हैं कि भारत का मिशन है लाइट स्पिरिचुअल, भारत का मिशन है कि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी से उसको कंजर्व करना है और पूरे विश्व में जैसे कि एक प्रकाश की तरंगों की तरह फैल जाना है, उसके पीछे में यह सब फंडामेंटल थिंकिंग पड़ा हुआ है। हमको इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, बिना इंस्टीट्यूशन के कुछ होने वाला नहीं है। आज अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस देखिए, माने अभी तक तो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो ट्रम्प जैसा पगला भी आकर के बैठा है तो भी वहाँ की जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ की पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वहाँ की लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो 100% करप्ट नहीं हो गई है, वो फिर भी अपना थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलती है। जबकि भारत में या तो जिसको कि तथाकथित को सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं ना, वहाँ के इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली करप्ट हो चुके हैं। आज एक डिक्टेटर आ गया सत्ता में, पाकिस्तान का ही अगेन उदाहरण, वो मिलिट्री डिक्टेटर आ गया सत्ता पे, तो उसने कंट्री के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, सबको खत्म करके रख दिया। सब अपने खुद की सत्ता प्राप्ति के लिए सभी इंस्टीट्यूशन को उसने करप्ट कर दिया। तो देखिए, ये चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट, अगेन अमेरिका का ये कॉन्सेप्ट कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जुडिशियल ब्रांच है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। तो वहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि किसी एक ब्रांच के पास में एक्सेसिव पावर आ जाए, तो चेक एंड बैलेंस करके रखना है। तो अभी भारत में भी इंस्टीट्यूशंस आफ्टर इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए। कोई एक इंडिविजुअल करप्ट निकल गया तो ऐसा ना हो जाए कि उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन करप्ट हो जाए। इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रिटी है। अब जैसे अब कैथोलिक चर्च को ही देखिए ना, कितना करप्शन कैथोलिक चर्च में नहीं हुआ है। एक ऐसा पूरा पीरियड गया है कि पोप आफ्टर पोप आफ्टर पोप करप्ट के बाद करप्ट निकलते ही गए हैं, किंतु फिर भी देखिए कि कैथोलिसिज्म और ये जो इंस्टीट्यूशन है कैथोलिक चर्च, उसने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है। बहुत सारे देश में ये जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, ये जो जनरल एक धर्म का संदेश है, वह सब फैलाने का कार्य उन लोगों ने किया है। तो देखिए कि इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, रेजिलियंट इनफ, माने विजनरी इनफ कि 10-15 लोग इधर उधर करप्ट निकल भी जाए तो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको कोई हानि ना हो जाए। उसका जो 1000 साल लंबा जो मिशन है, एज स्टेडी एंड स्लो एंड स्टेडी पेस पे वो चलता ही रहे। सो दिस इज हाउ आई थिंक के रामकृष्ण मिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अवतार का ऑर्गेनाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्डअप में कैथोलिक चर्च का जो अवदान है, किस तरह से कैथोलिक चर्च के प्रभाव से ही ये जो ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है वगैरह यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, किस तरह से वहाँ पे यह जो मोनेस्टिक इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर के एक इंटेलेक्चुअल जो क्यूरियोसिटी प्रकट हुई, उसमें से ही तो ये न्यूटन वगैरह है जिन्होंने ये ग्रेविटी वगैरह जो नियम खोज निकाले हैं। तो क्या है कि आर्ट है, कल्चर है वगैरह सब तो ये कैथोलिक चर्च के पेट्रोनेज के ऊपर में ही तो
धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। तो क्या है कि रामकृष्ण मिशन को भी जिस तरह से फ्रंटियर सिविलाइजेशन होती है, इसी तरह से फ्रंटियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फ्रंटियर इंस्टीट्यूशन या तो फिर ये जो अवतार द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका कार्य होना चाहिए टू, अब जैसे ये वेंचर कैपिटल होते हैं ना, वेंचर फंड होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि कंपनियों को माने वो ये करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। ये जो इंक्यूबेशन सेल होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आप आइडिया लेके जाइए तो वे लोग आपको बताएंगे कि आपके आइडिया को प्रैक्टिकल कैसे करना है, इंक्यूबेट कैसे करना है, किस तरह से आपका स्टार्टअप आपको स्टार्ट करना है। आपको अकाउंटिंग हेल्प चाहिए तो हम करेंगे, मैनेजरियल हेल्प चाहिए तो हम करेंगे, ये सीड कैपिटल चाहिए तो हम लेके आएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए तो हम आपको कनेक्शन बिठा देंगे। आई थिंक आईआईटी बॉम्बे में भी इस तरह का एक इंक्यूबेशन सेल है जो कि नई नई कंपनी स्टार्ट करने में हेल्प करता है। सो रामकृष्ण मिशन शुड बी लाइक दिस, दैट इंक्यूबेशन सेल कि एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन। अब जैसे आरएसएस है, आरएसएस वैसे एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन है, किंतु उसकी जो शाखा प्रशाखाएं हैं, मैं जब रांची में था तो मैंने सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशन को देखा, ये मैंने नॉन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन को, जो कि ये ट्राइबल लोगों के बीच में काम करते हैं। एक तो रामकृष्ण मिशन है, दूसरा ये आदिवासी कल्याण आश्रम है आरएसएस का। तो देखिए कि आरएसएस ने भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स उन्हें आज की लैंग्वेज में कहे तो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। फिर इसी स्टार्टअप सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती विद्यालय है। तो क्या है कि एक एक फील्ड में जाकर के उन्होंने एक एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है। विवेकानंद केंद्र है तो वो स्टार्ट कर दिया, फिर वो अपने से पनप रहा है, अपने से चल रहा है। सो रामकृष्ण मिशन शुड बी लाइक दिस इंक्यूबेटिंग फ्रंटियर इंस्टीट्यूशन, कि हमको प्रत्येक फील्ड में एक सीड छोड़ देना है। ठाकुरमा स्वामी जी का अब आर्ट और कल्चर के बारे में इस तरह का थिंकिंग था। अभी उसके ऊपर में एक इंस्टीट्यूशन, ये कला निकेतन है जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का, इस तरह का ये एक इंस्टीट्यूशन हमने इंक्यूबेट करके छोड़ दिया। फिर वो उड़े गिरे जमीन पे जो भी हो वो जाने, है ना। तो दिस इज व्हाट आई फील, आई बिलीव दिस इज द मेन मिशन ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो आज यहीं तक, अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पे की क्वालिटी क्या है पता है? जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, की क्वालिटी इज क्रिएटिविटी। बिकॉज आज वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे है? तो ये नोबेल प्राइज विनर्स एक के बाद आप देखिए एक, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में ही आप देखेंगे, अभी जैसे डेमिस हसाबिस को नोबेल प्राइज मिला, उसने क्या किया? वो अल्फा फोल्ड बोल करके कंप्यूटर डेवलप किया है। तो वो जो क्या है, प्रोटीन फोल्डिंग जो पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट करता है। नाउ समथिंग अराउंड 200 मिलियन प्रोटीन है, अभी उसको फोल्ड करना सीख लेंगे तो आप इसके पीछे में जो ड्रग डिस्कवरी है वो मिलियन टाइम वो एक्सेलरेट हो जाएगी। तो अभी जस्ट मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि नियरली 2 मिलियन रिसर्चर वर्ल्ड वाइड आर यूजिंग दिस अल्फाफोल्ड मेथड टू एक्सेलरेट द ड्रग डिस्कवरी। तो इट्स अ प्योर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज द फाउंडेशन ऑफ देयर स्ट्रेंथ। फिर ये क्रिएटिव आइडियाज जो एक के बाद एक निकलते हैं, उसमें से तो ये फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, इंजीनियरिंग डेवलप होता है, वही तो उनकी नेशनल स्ट्रेंथ का आधार है। बट व्हाट इज बिहाइंड द क्रिएटिविटी? दैट इज मेडिटेशन, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। यदि इफ यू कैन मेडिटेट प्रॉपरली एंड वेल, इट विल ओपन द गेटवेज ऑफ क्रिएटिविटी। ये जो सुपर कॉन्शियस गेटवेज जो है ओपन हो जाएंगे। वो ना आइंस्टाइन के पास में जो एक ना वही जो फेमस विचार, आइंस्टाइन बैठ करके वो थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि व्हाट हैपन्स कि यदि मैं इफ आई फ्लाई एट द स्पीड ऑफ लाइट, मैं प्रकाश की स्पीड के साथ में ही यदि मैं उड़ता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? क्या मुझे प्रकाश का किरण स्थिर दिखाई देगा? नहीं, विच इज अ की ब्रेक थ्रू। मैंने प्रकाश के किरण की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मैं खुद यदि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से उड़ता हूं
तब भी मुझे प्रकाश का किरण 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही उड़ता हुआ दिखाई देगा, विच इज सच ए काउंटर इंटुइटिव। अब जैसे आप ट्रेन है, ट्रेन के पैरेलल रास्ता है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, आप पास के रास्ते में 60 किलोमीटर पर आवर में कार में मुसाफरी कर रहा है, तो आपको तो ट्रेन आपके साथ में ही चलती दिखेगी ना, आपको तो ट्रेन फिक्स ही दिखेगी। मैं 3 नंबर के डिब्बे के साथ में चल रहा हूं, तो वो 3 नंबर का डिब्बे के साथ में ही मैं चलता रहूंगा। बट ऐसा होगा क्या कभी कि ट्रेन भी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, आपकी गाड़ी भी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, किंतु आप ट्रेन को देखते हैं कि वो फिर भी 60 किलोमीटर पर आवर की दृष्टि से चल रही है, विच इज सो काउंटर इंटुइटिव कि इसी में से ये मॉडर्न रिलेटिविटी का जन्म हुआ, राइट। सो ये प्योर क्रिएटिव फ्लैशेस है, न्यूटन का वो जो क्रिएटिव फ्लैश कि वो एप्पल जमीन पे ही क्यों गिरता है, आकाश में क्यों नहीं जाता। सो दिस आर द स्ट्रेंथ ऑफ देयर सिविलाइजेशन। अभी यदि हम इसी क्रिएटिविटी को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म दे, माने एक ऐसा फॉर्म दे कि सिर्फ न्यूटन या आइंस्टाइन इस तरह के जो चंद चुनिंदा व्यक्ति है जिन लोगों के पास में इस तरह का फ्लैश ऐसा हुआ, माने ऐसा फ्लैश कि जैसे पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन झलमल हो गया, ऐसा एक फ्लैश ऑफ क्रिएटिविटी। वो कैसे फ्लैश ऑफ क्रिएटिविटी होता है, किसके दिमाग में आता है, यह सब कंप्लीटली अननोन है उनके लिए। जबकि हम लोग कहते हैं कि दिस फ्लैशेस ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी कस्टम मेड, जिसके दिमाग के भीतर में चाहे हम ला सकते हैं। हम जिस प्रोसेस को कहेंगे अष्टांग योग, ये राजयोग की मेथड जो है फॉलो कीजिए, देखिए ये फ्लैशेस ऑफ क्रिएटिविटी बिकम एज रेगुलर, एज प्रिडिक्टेबल एंड एज अंडर अवर कंट्रोल एज लाइक ब्रीथिंग है। फिर ये जो हमारी जो भी दैहिक क्रियाएं हैं, जितना अपने कंट्रोल में है इतना ही कंट्रोल में ये क्रिएटिविटी आ जाएगा। सो दैट वी शुड एम फॉर। अपने पास में ये प्राण का विज्ञान है, आकाश और प्राण का स्वामी जी का कॉन्सेप्ट है, राजयोग का विज्ञान है। डेवलप इट टू सच एन एक्सटेंट, फ्रंटियर लेवल पे काम करना है ना, एजुकेशन फील्ड में काम कीजिए। गवर्नमेंट की 1000 स्कूल है, किंतु ये 1000 स्कूल में से एक भी आपको साइंटिस्ट बनेगा नहीं उसमें से। वही 1000 स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाई माने अपना नाम लिखना नहीं आता, वो जो क्वालिटी है उन लोगों की। हमारी एक स्कूल है, वो जो कहते हैं ना कि वो सोने की माने ये सुनार जो होता है गोल्ड स्मिथ, वो 100 बार हथौड़ी मारता है, और वो जो लुहार होता है वो 1 हथौड़ा मारता है। अपना एक स्कूल हो, किंतु इस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है पूरा राजयोग और वेदांत को इकट्ठा करके, कि वहाँ पे क्रिएटिविटी बिकम्स एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कस्टमाइज्ड कमोडिटी। हम जब चाहे, जिस फील्ड में चाहे, जिस डायरेक्शन में चाहे, हम क्रिएटिव फ्लैशेस को जन्म दे सकते हैं, और उसमें से एक के बाद एक नए साइंस, नए रिसर्च पेपर, नए ये पैटर्न्स डेवलप होती रहेगी, विच विल बिकम द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी।